Now let's come to the introduction of the group. Professor Syed Tariq Murtaza, Chairperson, Department of Physical Education, AMU Aligarh. He authored 2 books, have 67 international and 27 national publications in various journals. So this was the formal introduction, and it was very brief. And now the informal one. I will not say any praise words for his team right now, but only I want to tell you one thing, that after his team's last presentation, I really admired his team a lot. And it's my firm belief that after today's presentation, you all will admire them. और एक और बात मैंने लास्ट ईयर जो सीखी थी कि आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा. एंड विद द करेंट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ योग, स्पेशली इन टुडेज सिनेरियो, आई वांट टू से ओनली वन थिंग कि तुम्हारा अज़्म सलामत तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा अज़्म सलामत तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़े काम लेने वाला है. लाइट कुछ ऑफ हो जाएंगी जी, थोड़ा सा प्लीज, ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन थोड़ा कंट्रास्ट में आपको दिखाई दे, तो आप लोगों को बेहतर जो है वो नज़र आएगा. हाँ ओके. कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप लोगों को कि मतलब मैं खास करके इधर वाले और इधर वालों से पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2 घंटे आप लोग ऐसे बैठेंगे तो एक साइड का मुंह ऐसे ही हो जाए शाम को और एक का ऐसा हो जाए शाम को? नहीं, अगर ऐसे ऐसे चेयर कर लें सब लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से. मुझे कहाँ तक करना भाई, कहीं ये लेकिन ये तो कहीं देखना है. Now comfortable? Yes, sir. Right. Thank you very much. आप लोगों ने मेरा नाम जान ही लिया होगा. मेरा नाम सैयद तारिक मुर्तज़ा, आई एम फ्रॉम अलीगढ़. राइट. आप लोगों के पास जो है वो योग का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आपके पास आया हूँ. उसको मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको थोड़ा सा मीन्स, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ कि तन्मयता से समझने की कोशिश करेंगे. राइट. और समझने के बाद उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे. राइट. इसके लिए हम लोग जो हैं वो फॉर्मली, जैसा कि हर प्रोग्राम को शुरू किया जाता है. आजा ठीक है. राइट. मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि मैं आप लोगों के सामने इस वक्त हूँ, और सुमेर स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन ने जो है वो मुझको दोबारा यहाँ पर याद किया है. इससे पहले भी मैं एक बार जो है वो यहाँ की खिदमत अंजाम दे चुका हूँ, और मेरे लिए वाकई ये ऑनर की बात है कि दोबारा फिर याद किया है. तो इसका मतलब है कि पिछले साल जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके मैं आपकी लाइफ में गया था, इसी वजह से दोबारा भी जो है वो याद किया गया. राइट. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी डीन साहिबा का, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का, और आप सब लोगों का, और तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, कि आप सब लोग जो हैं वो मुझको मौका दे रहे हैं. और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँगा. राइट. चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्रेयर से. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. राइट. अल्लाह
हम ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं इसको आसान फरमा और इसमें मुश्किल न पैदा कर देना। मीन्स हम जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हम लोग जो है वो कुछ नॉलेज शेयरिंग करेंगे, कुछ हम और आप एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। तो काम हमारे और आपके लिए, मेरे लिए भी आसान रहे और आप लोगों के लिए भी आसान रहे और इसमें किसी तरीके की डिफ़िकल्टी ना आने पाए और इसका खात्मा जो है वो खैर के साथ। राइट, खैर एक तो उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है, राइट, जिसको हम सिर्फ भलाई कहते हैं। राइट, खैर वर्ड असल में अरबी ज़ुबान का है। अच्छा, अरबी ज़ुबान का असल वर्ड है, उर्दू ज़ुबान का असल वर्ड नहीं है ये। जब भी कोई एक वर्ड अपनी पेरेंट या मदर लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है तो या तो वो ऑल टुगेदर अपना मीनिंग ही खो देता है, कुछ और मतलब बन जाता है उसका, वर्ड वही रहता है, या फिर वो वर्ड जो है वो बहुत डाइल्यूटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है। नहीं, द सेम इज़ ट्रू विद दिस खैर वर्ड। अरबी ज़ुबान के आप लोगों को जान करके हैरत होगी, उर्दू ज़ुबान में अराउंड 77% वर्ड्स हैं। उर्दू ज़ुबान में अरबी ज़ुबान के अराउंड 77% अल्फाज मौजूद हैं जिन्होंने अरबी ज़ुबान का या तो ऑल टुगेदर मीनिंग ही ख़त्म कर दिया है, किसी और मीनिंग में इस्तेमाल होने लग गए, और या फिर जो है वो मीनिंग उनका बहुत डाइल्यूटेड हो गया है जिसकी वजह से हमें अरबी की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये खैर, खैर मतलब अरबी ज़ुबान में, उर्दू में तो हमें आपको मालूम है अच्छाई प्रोड्यूस कर देना, राइट। अरबी ज़ुबान में खैर का मतलब है मुझे इख्तियार वाला बना देना। इख्तियार वाला मतलब मुझे मीन्स मेरी पोजीशन को मुस्तहकम कर देना, मेरे पैरों को किसी जगह पे जमा देना, इसको खैर बोलते हैं, इख्तियार, इख्तियार वाला, राइट। तो ये जो काम है वो काम जो है वो आसान हो जाए, मुश्किल ना रहे और इसमें खैर पैदा हो जाए, मतलब मेरी पर्सनैलिटी मुस्तहकम हो जाए इससे। तो इस मायने में ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बहुत ही अमेजिंग है और जो है वो हम सब के लिए बड़े काम की है। जिन लोगों को याद है, ज़्यादातर को याद है आप लोगों को, जिनको नहीं याद है वो लोग याद कर लीजिएगा उनसे जिनको मालूम है ये चीज़, राइट। तो एक बार ज़ोर से बोलिए आप लोग, सब लोग, आमीन या रब्बल आलमीन, राइट। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो कल्चर है जिसको हिंदी ज़ुबान में कहते हैं, देखिए हम लोग मिक्स्ड ज़ुबान में बात करें, यानी क्योंकि हमारी और आपकी जो लैंग्वेज है वो असल में मिक्स्ड है। ना तो हम प्योर उर्दू वाले हैं, ना प्योर हिंदी वाले हैं, ना प्योर इंग्लिश वाले, यानी इसको मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ अंग्रेज़ी वाले हैं हम लोग, हिंग्लिश के हम लोग हैं, राइट। तो हम लोग उसी में बात को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंसान जो है वो अपनी लिसान में, अपनी ज़ुबान में चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना हो अगर तो ख़ास करके तो आपको अकल की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बात दिल में भी उतर जाए आपके। जब ये दोनों जगह वो बात जगह बना लेती है तब हम जो है वो चीज़ों पर गामजन हो पाते हैं। गामजन समझते हैं हम लोग, राइट। आप सब लोग उर्दू के माशाल्लाह, राइट। भारतीय संस्कृति को कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना कल्चर है, ऐसा कहा जाता है, राइट। लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात सच में सच है या सिर्फ कहा जाता है। बहुत सी बातें होती हैं जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एन आर्गूमेंट मीन्स वी जस्ट कीप ऑन मीन्स टेलिंग अदर्स कि साहब ये तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही होता है। उससे पूछो क्या सच में ऐसा होता है, तो ही और शी वुड गो ब्लैंक, ना कि सब पता नहीं होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, चूँकि पीछे से हमने सुनते चले आए हैं अपने बाप दादाओं से, पूर्वजों से, तो हम उस बात को बोलते रहते हैं, राइट, राइट। जिस वक्त दुनिया बनी, अभी हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे कि बिग बैंग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो जब मेरी योग एजुकेशन की क्लासेस चलती हैं वैसे मीन्स एक सेमेस्टर की, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं, राइट, कि योग असल में शुरू कहाँ से हुआ। जिस वक्त अर्थ बन के तैयार हो गई तो उस वक्त अर्थ का सिचुएशन जो है वो पैंजिया उसको बोलते हैं,
उस टाइम पीरियड को और लैंड के उस हिस्से को। ये पूरी अर्थ जो है वो एक ही लैंड थी, अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे, है ना। पूरी लैंड कनेक्टेड है, प्लस पानी पानी फैला हुआ है। देन ये दो टुकड़ों में बटी। मैं आपको मीन्स बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देन जो है वो ये पानी से धीरे धीरे कटते कटते पानी से अस्सलाम सॉरी, आपका आना अल्लाह मुबारक करें, राइट। थैंक यू। इसको जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी बोलते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो 9th 10th में जो है वो ये कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी। पानी जो है वो ज़मीन को काटता रहता है। इन बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो कुछ इस तरीके का हो गया कि वो दो हिस्सों में बट गया, राइट। नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका ऐसे करके लगा हुआ है, ये हिस्सा ये सवाल है, इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। ये एक ह्यूज मास था और बहुत ही ह्यूज मास था, राइट। ये गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड में आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो पूरी एक ही कंट्री थी। मतलब कंट्री भी नहीं थी उस जमाने में, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर नाम इसलिए मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो गोंडवाना में थी। अभी हम लोगों ने लॉरेशिया छोड़ दिया है, जिधर वो यूरोप वगैरह है वो सब का हिस्सा छोड़ दिया हमने, और यहाँ पर हम आ गए, राइट। तो ये गोंडवाना लैंड है। आज की दुनिया का नक्शा हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी से लगातार जो है वो लैंड कटते 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 जो है वो ऐसा कुछ शेप हो गया है। हो सकता है आगे 50,000 साल, 1 मिलियन साल अगर दुनिया बचेगी तो फिर जो है वो हो सकता है इसमें भी कटाव पैदा हो जाए और फिर बहुत सारे और टुकड़े छोटे छोटे जो है वो कई कंट्रीज के भी कई सारे हिस्से हो जाए, राइट। ह्यूमंस जो है वो पहली बार गोंडवाना लैंड में आए, राइट। 2.5 मिलियन साल पहले। 2.5 मिलियन साल की हिस्ट्री हमारी और आपकी है, ह्यूमंस की, राइट। अभी हम लोग बात सिविलाइजेशन की नहीं कर रहे। सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स कुछ हजार साल के नहीं। कुरान ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमको और आपको एक डिटेल्ड जिक्र किया है, बताया है कि पूरी स्टोरी की क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो कोई एक हुक्मदूली हो गई, तो उसमें जो है वो उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि क़ालह बिता मिनहा जमिया, राइट, कि उतरो तुम सब के सब यहाँ से। इहबत कहते हैं उतर जाने को, किसी ऊंची जगह से नीची जगह पे पहुंच जाने को, मीन्स निकल जाने को नहीं। निकल जाने के लिए अरबी में अलग वर्ड है, राइट। ऊंची जगह से किसी नीची जगह आप चले जाओ तो आपको कहा जाता है इहबत। क़ालह बिता मिनहा जमिया, सब के सब निकलो यहाँ से। यानी कि वो जिस भी जगह रह रहे थे तो बहुत हजारों सालों से, पता नहीं कितना समय, ये नहीं बताया गया, और वो कई सारे लोग हो गए होंगे। तुम सबके सब, है ना, बाहर निकलो। जब उनको ये हुक्म मिला तो जाहिर सी बात है कि बट नेचुरल है कि वो आए। जब ज़मीन पर आए, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, प्रॉफिट मोहम्मद ने, कि वो ज़मीन पर आए। तो जब ज़मीन पर आए तो ये बट नेचुरल है, चाहे उनका कितना ही लंबा साइज हो। कहा जाता है साहब वो 10 हाथ लंबे थे और 6 हाथ चौड़े थे, राइट। उन्होंने जो है वो मीन्स एक एक डग भरते थे तो कई कई किलोमीटरों का फासला तय कर लेते थे। ऐसा मीन्स कहानियों में आता है बहुत सारा, उन कहानियों में हम लोग नहीं कर रहे। चाहे कितने ही लंबे चौड़े हों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, वो चाहे कितने ही लंबे चौड़े हों, राइट, लेकिन अर्थ के किसी हिस्से पे तो आए होंगे पहली बार। वही सवाल जो नेचुरल सवाल था, वही नेचुरल सवाल जो है वो सहाबा कराम ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, उनके सत्संगियों ने किया। हिंदी में उनको सत्संगी बोलते हैं, जिनको हम लोग अरबिक ज़ुबान में, उर्दू में सहाबा बोलते हैं, उनको सत्संगी, या इंग्लिश में कंपेनियन हम लोग बोलते हैं। तो वो सत्संगियों ने, उन्होंने उनसे पूछा किसी ने कि अल्लाह के रसूल, उनको ज़मीन के किस हिस्से पर भेजा गया? उनको ज़मीन के किस हिस्से पर भेजा गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको हिंद की ज़मीन पर भेजा गया। अच्छा,
आज की डेट तक जब तक हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं तो इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को आज भी अरब के लोग हिंद के नाम से ही पुकारते हैं, राइट। हमारे आपका जो पासपोर्ट पे लगता है, आपके घरों में से जो लोग हज करने गए होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें स्टैम्प एक लगी होगी, अल हिंदी, हिंद का रहने वाला। अच्छा, ये हिंद वर्ड जो है वो अरब के मीन्स पुराना जो लिटरेचर है, कुरान से पहले का, राइट, जो पोइट्री का उनका लैंग्वेज है, उसमें जो है वो ये हिंद वर्ड उनके यहाँ इतना मीन्स अच्छाई में और खूबसूरती के मायनों में इस्तेमाल होता था कि उनके समाज में, अरब में, जो बच्चियाँ जो हैं वो बिहेवियर वाइज और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती थी या शक्लन बहुत खूबसूरत होती थी, तो उनको वो लोग हिंदा के नाम से पुकारते थे। ऐसी खूबसूरत जैसी हिंद। तो ये हिंदुस्तान को अरब ने हमेशा जो है वो खूबसूरती के मायनों में लिया है और खूबसूरती के मायनों में पुकारा है, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको हिंद की ज़मीन पर भेजा गया। यहाँ पर भी हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में भी कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, राइट। उन स्क्रिप्चर्स के अंदर भी बताया गया, एक भविष्य पुराण नाम का एक स्क्रिप्चर है, वहाँ पर बताया गया आदमो नामा पुरुषः पत्नी हव्यवती तथा। आपको नाम समझ में आ रहा है ना? आदम नाम समझ में आ रहा है, हव्य भी समझ में आ रहा है, राइट। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आदम वर्ड जो है वो संस्कृत जुबान का है, राइट। आदमो नामा पुरुषः, वो पुरुष जो सबसे पहला पुरुष था वो आदम नाम का था, राइट। यही नाम एक दूसरे शास्त्र में, एक दूसरे स्क्रिप्चर में आदिम के नाम से आता है और उसी से आदमी वर्ड भी बना है, आदिम, राइट। आदम नामा पुरुषः और पत्नी हव्यवती तथा, और उसकी पत्नी जो थी वो हव्या थी। अच्छा, एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में अगर थोड़ा बहुत हव्वा हव्या अगर ऐसा हो जाए तो किसी को, कोई दुनिया में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं होता, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और बीबी हव्वा का, हमारे और आपके ये खुशकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान से एक बहुत पुराना और बहुत गहरा ताल्लुक़ जो है वो इन दोनों का मौजूद है, जहाँ से इंसानियत ने शुरुआत की है, राइट। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हम लोग खड़े होंगे। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ ना आपको? राइट। अभी तक योग नहीं आया कहीं बीच में, और योग आगे हो सकता है चला भी गया हो, हमको समझ में भी नहीं आया, और आगे चल के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। अभी हम लोग जो हैं वो अपना योग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मैंने तो अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर रखा है, आप में से जिसने नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेन ऑफ थॉट्स जो हैं वो कभी कभी जो है वो या तो मेरी डिस्टर्ब हो जाएंगी या आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है जो चीज़ हम लोग समझ रहे हैं उसको कहीं दूसरे तरीके से समझ में आ जाए, या कुछ और तरीका या कुछ और तरीका, उससे जो है वो मीन्स गलत सेंस में हम उस चीज़ को ले बैठे, क्योंकि हमने बात पूरी नहीं सुन पाए थे, क्योंकि बेल बोल गई। राइट। देखिए, योग के बारे में हमको और आपको जो कुछ भी जितना भी पता है, मैं पूरी गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि हमको नहीं के बराबर में पता है, और जो कुछ भी पता है वो बहुत ही गलत पता है। जो कुछ भी पता है वो बहुत ही गलत पता है। इस बात का सबूत आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, बाय द एंड ऑफ आवर डिस्कशन जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा योग इस तरीके का है, हम तो कुछ और समझ रहे थे। मीन्स यू पीपल विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, राइट। एक तो आप लोग अपने पेन, पेंसिल, पेपर कुछ अपने पास रखिए, अपने मोबाइल का नोट्स का सेक्शन खोल लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको हर स्लाइड पर, मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, 1.5 घंटे तक हूँ, और हर स्लाइड पर हमको जो है वो कोई ना कोई एक बात तो गारंटीड, एक बात आपको कोई ना कोई नई मिलती चलेगी। अच्छा, ये ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग पैटर्न है, कुछ ऐसा ह्यूमन ब्रेन का कुछ लर्निंग पैटर्न है कि शुरू की 7-8 नई बातें मिलती हैं तो वो
अपने अंदर रखता है, रोके रखता है। अगर आपको 7-8 के बाद या किसी की इंस्टेंट मेमोरी ज़्यादा अच्छी है तो उसको 10-12 तक भी ऐसा हो जाता है। आप उससे पूछो तो सीक्वेंस में चीज़ें बता देगा नई, जो नई है उसके लिए, राइट। लेकिन अगर ये 15-20 हो गई तो फिर ये भी पैटर्न है, ये भी नेचुरल पैटर्न है ब्रेन का, हमारे और आपके सबका कॉमन है ये। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा ब्रेन खराब है या आपका ब्रेन खराब है, नाउज़ुबिल्लाह, राइट। ये नॉर्मल पैटर्न है, उसके सीखने का तरीका है कि जैसे ही 12-15 हुई या 20 हुई तो फौरन जो है वो कभी तो किसी की 2 नंबर की ओरिजिनल वो निकल जाएगी इंफॉर्मेशन, किसी की 5 नंबर की निकल जाएगी, किसी की 8 की निकल जाएगी, किसी की 13 नंबर की निकल जाएगी। और अगर ये दूसरा दिन आ गया तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो भूलने की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिए, मैं नोट्स उनको कह रहा हूँ जो चीज़ आपको लगे सुनते पे कि ये तो मेरे लिए नई है, मैंने नहीं सुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से ज़्यादातर ने नहीं सुना होगा गोंडवाना लैंड, राइट। तो लिख लीजिए गोंडवाना लैंड। इंटरनेट पे बहुत से काम करते रहते हैं हम लोग, गोंडवाना लैंड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्या जाता है, यानी अगर टाइम मिले आपको तो आपकी पर्सनालिटी निखरेगी इससे। ओके फाइन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मीन्स नोट्स बनाते रहिएगा जो बात आपको लगे कि आपके लिए नई है, क्योंकि हर स्लाइड पे कुछ ना कुछ आपके लिए नया आएगा, राइट। देखिए, जो वर्ड जिस जुबान का हो उसको उस जुबान में हमें बोलना चाहिए। जो वर्ड भी जिस जुबान का है, और बोलते भी हैं हम लोग, यानी KNIFE। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? KNIFE। आप में से कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाइएगा। कितने लोग बोलते हैं कनाइफ? हाथ उठाइए। वो ये नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंग्लिश जुबान का वर्ड है। इंग्लिश के लोगों ने जैसा हमको सिखाया है, जैसा इंग्लिश जुबान सिखाएगी, उसके उसूल सिखाएंगे, उसी तरीके से वो वर्ड बोला जाएगा, राइट। ये योग वर्ड जो है ये संस्कृत जुबान का वर्ड है। एक तो इस बात को हम और आप अच्छे से समझ लें, तो इसको हमें संस्कृत के ही थ्रू हमें इसको प्रोनाउंस भी करना होगा और उसी के थ्रू हम इसको समझ भी पाएंगे, वरना हम ओरिजिनलिटी उसकी मिस कर देंगे, खो देंगे और हमें समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये वर्ड क्या था, राइट। इस वर्ड को आमतौर से योगा के नाम से बोला जाता है। ये वर्ड योगा नहीं है, इसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं इसको? योग। फिर से बोलिए, योग। योग, योग। हाँ, ठीक है। नहीं, हल्का सा गा के बाद हल्का, बहुत हल्का आ, राइट। योग। फिर से बोलिए, राइट। इसको ऐसा बोलना है, इसको योगा नहीं बोलना है। अच्छा, बदकिस्मती है ये, राइट। अभी मैं योग महोत्सव में था, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो इनवाइट किया उन्होंने कुछ डिस्कशन करने के लिए। वहाँ पर मोर देन 99% जो योग के स्कॉलर्स थे वो योगा बोल रहे थे। पूरे उसमें 3 दिन का प्रोग्राम था, तीनों उसमें जो है वो सिर्फ एक बंदा था जो योग 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 बोल रहा था। मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि असल में मैंने बचपने से संस्कृति पढ़ी है और संस्कृति बोली है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है कि जो योग के एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको योगा बोल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग यूनानी के एक्सपर्ट होने के नाते आप अगर उसको योगा नहीं बोलेंगे तो लोगों के लिए बहुत हैरत की बात होगी और आपकी पर्सनालिटी उनकी निगाह में बहुत ज़्यादा हाई होगी और वो ये कहेंगे कि आपको योग के बारे में बहुत कुछ पता है, जबकि आप कसमें खा खा के कह रहे होंगे हमें बस इतना ही पता है कि इसे योग कहते हैं। ये मीन्स एक पावर है। आप कसमें खा रहे होंगे कि नहीं हमें इसके आगे नहीं पता है, हमें इतना ही पता है, बस हमने कहीं सुना था ऐसे। लेकिन आज भी सामने वाला मानने को तैयार नहीं होगा, वो कहेगा नहीं आपको योग के बारे में बहुत पता है, आप हमें बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे आप हमसे, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ इंसान। एक पर्सनालिटी में एक स्टिकर और लग जाएगा आपके कि आप डाउन टू अर्थ हैं, राइट। ओके फाइन। तो इसको योगा नहीं बोलेंगे, इसको योग बोलेंगे हमेशा। जब भी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, आप लोग अकेले में कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, राइट। योग संस्कृत जुबान का वर्ड है, इसका मतलब होता है जो चीज़ें अलग अलग हैं उनको जोड़ करके एक कर देना,
जैसे आप लोगों ने जब हिंदी के मैथ्स के कुछ सवाल किए हों फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें आपने सवाल पढ़ा होगा, किया भी होगा, 2 और 2 का योग बताइए, यानी कि 2 और 2 का जोड़ बताइए। तो योग का मतलब होता है कि चीजें अलग अलग और उनको समा करके एक कर देना। उन चीजों की, जैसे 2 और 2 का योग बताइए मतलब 4, तो 4 के अंदर वो एक 2 भी है और दूसरा 2 भी है, लेकिन वो दोनों 2 जो हैं वो जोड़ करके वो एक हो गए हैं, और उसको जो है वो हम और आप अलग गिनती के नाम से जानते हैं, जिसको हम और आप 4 कहते हैं, राइट। तो योग का मतलब होता है जोड़ पैदा कर देना। अलग अलग चीजें हैं, उनको जब आप जोड़ करके एक कर दें तो उसको जो है वो योग कहते हैं, राइट। ओके, योग के पब्लिश्ड 33 स्क्रिप्चर्स हैं। आमतौर से योग के जो, ये भी एक मैं बदकिस्मती की बात कह रहा हूँ, योग के स्कॉलर से भी पूछेंगे आप तो हार्डली वो आपको 3-4 नाम बता देगा, और उसके बाद, क्योंकि असल में किसी चीज़ की जब हवा चल पड़ती है ना, तो उसमें बहुत से लोग मतलब ऐसे ही आ जाते हैं, राइट। मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस वो हवा के उसमें रूम में बहते हैं उसमें, राइट। तो 33 स्क्रिप्चर्स हैं पब्लिश्ड। मैं पब्लिश्ड कह रहा हूँ मतलब मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिश्ड है थ्रू वन एजेंसी और दी अदर, राइट। 13 स्क्रिप्चर्स इसके ऐसे हैं, 13 स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो अनपब्लिश्ड हैं। अनपब्लिश्ड इसलिए हैं कि या तो वो इनकम्प्लीट है, या किसी की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, या किसी के पास उसका एक हिस्सा है, किसी दूसरे के पास दूसरा हिस्सा है, वो अपना एक हिस्सा नहीं दे रहा, ये अपना एक हिस्सा नहीं दे रहे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया के पास 3 स्क्रिप्चर्स हैं योग के, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया के पास मौजूद है, राइट। इंडोनेशिया अब इनको नहीं दे रहा कि हमारी हेरिटेज है, ये कह रहे हैं हमारी हेरिटेज है, जबकि पुरानी संस्कृति को निकाल करके देखते तो इंडोनेशिया जो है वो इंडिया का हिस्सा था। ये बड़ी अजीब बात, राइट। इसलिए उनके पास है, ठीक है, हो गया, चला गया अलग अलग। तो मैं ये कह रहा हूं कि 13 अनपब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स हैं और 33 स्क्रिप्चर्स जो है वो पब्लिश्ड है। 33 में से 2 कसौटी वाले स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको कैनोनिकल बोलते हैं, राइट। कैनोनिकल, कसौटी वाले हैं। कसौटी वाले मतलब इनमें से किसी एक को अगर आप निकाल दो, या किसी एक बात को भी निकाल दोगे, तो पीछे के जो 31 होंगे वो जो है वो लहराने लगेंगे। दे वुड कम ऑन दी शेकी ग्राउंड, है ना, हिलने लगेगी अंदर, नीचे की जमीन उनके पैरों, राइट। तो सबसे पहला स्क्रिप्चर तो है योग सूत्र के नाम से, इसको बोलते हैं योग सूत्र बाई महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के बारे में अक्सर ये बात मशहूर है कि उन्होंने योग शुरू किया। उन्होंने योग नहीं शुरू किया, उन्होंने पहली बार योग का एक किताब लिखी। भारतीय संस्कृति में पहली बार उन्होंने जो योग के डिफरेंट स्क्रिप्चर्स फैले हुए थे, उनको जो है वो समा करके एक किताब लिखी। सूत्र, संस्कृत जुबान में सूत्र कहते हैं, जिसको आप लोग आज की डेट में कहते हैं ना, आप बच्चे जो हैं वो इसको अच्छा समझेंगे, जैसे यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स, मीन्स लेस देन 1 मिनट, लेस देन 45 सेकेंड्स। तो इसको जो है वो संस्कृत में जब छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो इसको जो है वो बोलते हैं सूत्र। जैसे पतंजलि योग सूत्र ऐसे शुरू होता है, अथ योग अनुशासनम, खत्म, पहली वर्ष खत्म। अच्छा, हर वर्ड जो है वो माउंटेन की तरह अडिग खड़ी हुई है, और सिंस टाइम इमेमोरियल, आज तक जो है वो टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज होती जा रही हैं, उनको लगातार जो है वो फुलफिल करती चली जा रही है। कभी और मौका मिलेगा योग के ऐसे करके बात करने में, स्क्रिप्चरल उसमें, तब अलग अंदाज में हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग एक मोटी मोटी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला स्क्रिप्चर हमारे पास है कौन सा? योगा सूत्र, नहीं, योग सूत्र है नहीं, इसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छी प्रैक्टिस का एक तरीका है, भारतीय संस्कृति में प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में 108 माला की तस्बीह चलती है, 108 दाने की, 108 मनके की, राइट। मिस मुस्लिम्स के पास 100 की होती है, 33, 34, बीबी फातिमा की
उस रिवायत से, तो वो 100 की चलती है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में हजारों साल से 108 दाने की चलती है। 108 बार आप किसी भी चीज़ को हल्के हल्के कॉन्शियसली आप दोहरा लीजिए तो वो आपके सेकंड नेचर में चली जाती है। यहाँ पर किसी ज़माने से जो है वो चीज़ों को अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो 108 बार दोहराया जाता है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको बहुत लगेंगे अगर बहुत स्लो योग योग योग। जैसे शुरू में साइकिल चलाने में थोड़ी स्लो चलानी पड़ती है शुरू में, बाद में आप मस्ती में चलाते हैं, उसी तरीके से इसका भी है, राइट। तो आप 108 बार कहेंगे तो फिर आपको योग वर्ड चढ़ जाएगा, फिर योगा खत्म हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी से, राइट। तो पहला स्क्रिप्चर तो हमारे पास योग सूत्र है। दूसरा स्क्रिप्चर हमारे पास जो है वो भगवत गीता है। भगवत गीता, मैं गीता नहीं बोल रहा, अगेन ये बदकिस्मती की बात है, भारतीय संस्कृति का स्क्रिप्चर है और उसको सब लोग उसको जो है वो गीता 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 नहीं है, वो भगवत गीत है, परमेश्वर का गीत, राइट। संस्कृत को मीन्स संस्कृत नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, लेकिन मैं आपको उसका एक उसूल बता दूं ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि ये गीता क्यों नहीं है, राइट। असल में संस्कृत में अगर कोई वर्ड का लास्ट वाला अल्फाबेट अगर उसके नीचे हलंत नहीं लगा, इसको हलंत बोलते हैं, अगर हलंत नहीं लगा है तो उसको हल्का सा आ की साउंड के साथ पढ़ते हैं। आप में से जिन लोगों ने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा इसे, राइट। अगर हलंत लगा है तो उसको फिर आधा ही पढ़ते हैं, जैसे नाला और हलंत है तो पढ़ेंगे उसको नल, लेकिन अगर हलंत नहीं लगा है नल, नल नल, दोनों में फर्क है क्या? दोनों में फर्क है, राइट। इसी तरीके से गीता नहीं, गीत, योग, राम, ऐसा करें, रामा नहीं, राइट। तो हलंत नहीं है, गीत पे हलंत नहीं है, गीता नहीं है ये वर्ड, लेकिन बहरहाल भगवत गीत, भगवत गीत के बारे में हमको और आपको आता है, तो जब ये नाम आता है तो एकदम से लगता है हमको कि मीन्स ये तो हिंदुओं का स्क्रिप्चर्स है, ये मतलब ये यहाँ कैसे आ गया। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही हम्बल एक रिक्वेस्ट करने की मीन्स मैं रख रहा हूँ आपके सामने। असल में हम लोगों ने जो है वो चीज़ों को तेरा मेरा के उसमें जब बांटा है ना, तो ये दुनिया जो है वो जहन्नुम की कंडीशन पे इसलिए यहाँ तक पहुँच गई, राइट। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जब भी अगर समझना हो तो या तो आप उसके फॉलोअर्स को देख लीजिए या आप उसके स्क्रिप्चर्स को देख करके समझिए। आप मुझे बताइए किसको आप समझ के ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे चीज़ को? स्क्रिप्चर्स को, राइट। ओके, पूरे हिंदुस्तान में ये बात मशहूर है। आई डोंट नो कैसे मशहूर हो गई है, शायद तेरा मेरा के भाव से हो गई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, राइट। शायद ही 0.001% कुछ लोग हों, राइट, जो ऐसा बोलते हों कि ये सबके लिए है, वरना सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने अपने स्क्रिप्चर को लिए बैठी हैं सब पकड़ करके और बोल रही हैं ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। अच्छा, जब आप कहते हो ये तो हमारा है, इसका मतलब है अनदर कम्युनिटी इज नॉट अलाउड टू यूज इट, इजंट इट, राइट। आपने मशहूर कर लिया कि कुरान मुसलमानों का है, कुरान हमारा है। अच्छा, अब दूसरा नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब अच्छा ये आप कह रहे हैं एज ए कम्युनिटी, माफ करिएगा, कुरान नहीं कह रहा। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है हुदल लिन्नास या हुदल लिल मुस्लिमीन। क्या कह रहा है? हुदल लिन्नास। वो तो ऐसा बोल रहा है, तो आपने कहे को कह दिया कि ये तो मेरा है। ये तो तमाम इंसानों का है, तमाम इंसानों की प्रॉपर्टी है, तमाम इंसानों की धरोहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोला गया है? रहमतुल लिल मुस्लिमीन या रहमतुल लिल आलमीन। क़यामत के रोज़ जो है वो सब खड़े होंगे या सिर्फ मुसलमान खड़े होंगे? सब खड़े होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबका रब है या सिर्फ मुसलमानों का रब है? अरे बाबा, तो क्या को कुरान को अपना बना लिया है ना? कंफ्यूजन किसने किया? कंफ्यूजन ये गुनाहगार कौन है? हम। कहना पड़ेगा, जोर से कहना पड़ेगा, हम। हाँ, अपनी गलती माननी पड़ेगी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी, जन्नत में भेज दिए गए। माफ़ करिएगा, इब्लीस ने अपनी गलती नहीं मानी,
और इल्जाम दूसरे पे लगाया, यानी हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दिया गया। वरना दोनों ने एक ही तो गुनाह किया था, एक एक किया था, तो बराबर की सज़ा होनी चाहिए थी ना, या दो बराबर की नहीं होनी चाहिए थी? बराबर की होनी चाहिए थी। लेकिन एक ने गलती मानी, एक ने नहीं मानी। मसला ये है, हम और आपको अपनी गलती माननी है। द सेम इज ट्रू विद द हिंदू कम्युनिटी। उसने कहा साहब ये भगवत गीता तो मेरी है। अच्छा, जब इन्होंने कहा हमारी है तो मुसलमानों ने और ईसाइयों ने कहा हमारी नहीं है। भाई उसका काउंटर तो यही होगा ना, हमारी नहीं है, राइट। जबकि भगवत गीता को आप पढ़ करके देखें, 10-10 रुपए की किताब मिलती है, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, यानी पता नहीं हो क्या क्या खुराफातें हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं। ये भी देख लीजिएगा, अगर नाउज़ बिल्लाह अगर लगता है कि खुराफात है नहीं, राइट। इसके अंदर जो है वो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरा जो भी भक्त समझ रहे हैं, राइट, मेरा जो भी, हाँ मतलब जो मेरी बात को फॉलो करता है, मेरा फॉलोअर है, मेरा भक्त जो भी भक्त तमाम इंसानों तक इस संदेश को लेकर के जाएगा, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अच्छा, अब आप बताओ, ये तमाम इंसानों के लिए है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? तमाम इंसानों के लिए। तो ये बैरियर, ये चश्मा जो हमने डिफरेंट रंगों के लगा रखे हैं, अब तो माफ़ करिएगा, ये स्क्रिप्चर्स तो बहुत वैसी बड़ी चीज़ें हो गई जहाँ तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब तो फलों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है नहीं, खजूर मुसलमानों का और नारियल हिंदुओं का हो गया क्या? हरा रंग और नारंगी रंग, है नहीं, जानवर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हमने। बकरा किसका है? गाय? अरे बाबा किसी की नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला की। सब रंग, सारी जुबान है। नहीं, एक ज़माना था कि हिंदी पढ़ना मुसलमानों के घरों में शिर्क समझा जाता था। शायद मैं लास्ट जनरेशन था वो, यहाँ जो टीचर्स बैठते हैं शायद वो लोग भी, उनके घरों में भी ऐसे। मुझे मेरी अम्मी ने जब हिंदी एडवांस दिलवाई तो मेरे घर में अब्बा अम्मा की खूब लड़ाई, तो वो अब्बा कह रहे हैं कि हिंदी क्यों दिलवा दी इसको, ये तो हिंदुओं की भाषा। आज की डेट में आप यंग जनरेशन को मीन्स हंसी आती है, उस ज़माने में बड़ा सीरियस मसला था ये, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लैंग्वेजेस को मत बांटिए, रंगों को मत बांटिए प्लीज़, अगर हमको बेटर फ्यूचर चाहिए तो। वरना साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेवलप हो रही है, इंसानियत जो है वो और ज़्यादा ख़तरे में जाती जा रही है। फ़ायदा नहीं कर रही है आपको, सिवाय इसके कि वो एसी और पंखा इंस्टेंट कुछ ग्रेटिफिकेशन दे देती है, वरना एज ए होल ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग इनटू डार्क, जैसे जैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो हमारे पास ये दो योग के दो स्क्रिप्चर्स, कसौटी वाले स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता और योग सूत्र, ये दो हैं, बाकी 31 और हैं, हम उन 31 की बात नहीं कर रहे, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे मायोपिक विजन ऑफ योग की। मायोपिक विजन कहते हैं कि ऐसे जैसे घोड़े के ऐसे लगा देते ना नाल, और वो नाल से बस ऐसे ऐसे देख पाता है, इधर उधर नहीं देख सकता चीज़ों को, राइट। तो ये इसे कहते हैं मायोपिक विजन या टनल विजन भी कहते हैं, कि बस ऐसे करके देख पा रहे हैं, इतना सा लिमिटेड हिस्सा देख पा रहे हैं। देखिए योग के बारे में जो है वो, जब भी नाम आता है योग का, तो हमारे और आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ अवर माइंड आसनास कम, प्राणायाम कम्स, क्रिया कम। अगर किसी को मीन्स आसन प्राणायाम तो मोर देन 80%, अगर किसी को थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है योग के बारे में तो वो कहेगा कि क्रिया भी होती है। अच्छा, किसी को थोड़ी और ज़्यादा है तो वो कहता है बंध भी होता है। अच्छा, किसी को और थोड़ा ज़्यादा है तो वो कहता है कि ध्यान भी योग है। बस इसके बाद फुल स्टॉप, खत्म। आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंध एंड योग एंड ध्यान, बस खत्म योग। अच्छा, किसी ने कहना शुरू किया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में कहना शुरू किया अब कल से मैं आसन और प्राणायाम करूंगा, राइट, तो आपके घर में मेजॉरिटी दे वुड स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ये योग करेगा। मीन साइमल्टेनियसली, वैसे टनल है ना, तो यहाँ से भी ऐसी दिखाई दे रहा है, उधर से भी ऐसी दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये मायोपिक विजन है। योग का मतलब जोड़ पैदा करना, जो चीजें अलग अलग हो गई, राइट, ना कि सिर्फ आसन प्राणायाम। आसन प्राणायाम एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है, वो सब नहीं है, राइट राइट। उन 31 स्क्रिप्चर्स में से छांदोग्य उपनिषद नाम का एक स्क्रिप्चर है, जिसमें जो है वो एक स्टोरी है, बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
उसमें जो है वो, मैं उस स्टोरी का बहुत शॉर्ट, मैं आपको 2-3 मिनट में एक क्रक्स समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपके सामने रखूंगा। उसमें जो है वो 2 दोस्त हैं, विरोचना और इंद्र, 2 दोस्त हैं। दोनों में जो है वो बहुत मीन्स इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े मेहनती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं उनकी। एक बार उन दोनों में बात शुरू हुई कि योग क्या होता है। उन्होंने कई साल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 70 साल तक वो इस बात के ऊपर बहस करते रहे, बात करते रहे, डिस्कशन करते रहे कि योग होता क्या है, और फैसला नहीं हो पाया उन दोनों के बीच में। अच्छा, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। उन्होंने कहा कि यार चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा सही सवाल लेकर के आए, जाओ देखो नदी में झांक करके देखना, तुम्हें क्या दिखाई देगा, बस वही योग है। मैं स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ, राइट, इंपॉर्टेंट लिंक्स बस आपको दे रहा हूँ। वो दोनों नदी में गए, तो आजकल के ज़माने के हिसाब की नदी तो थी नहीं, गंदी, राइट, बिल्कुल साफ शफाफ पानी। झांक करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको अपना अक्स दिखाई देगा। उन्होंने देखा तो अपना अक्स दिखाई दिया। अच्छा, उन्होंने कहा ओहो, यानी कि यही योग है। अच्छा, क्या दिखाई दिया, अपनी बॉडी का अक्स दिखाई दिया, तो अच्छा यही योग है। ओके फाइन। वो वापस ब्रह्मा जी के पास नहीं आए कोई सवाल लेकर के, क्योंकि समझ गए, और उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। दोनों को समझ में आ गया, बोथ वर सेटिस्फाइड, राइट। इंद्र जी अपनी जगह चले गए, विरोचना जी अपनी जगह चले गए। दोनों ने जो है वो अपने शरीर के ऊपर, जिस्म के ऊपर बेहतरीन काम किया। डिफरेंट आसन किए, डिफरेंट प्राणायाम किए, बहुत सी चीज़ें ईजाद की। डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत लंबा एक स्टोरी है। उन्होंने सारा काम किया, राइट। लेकिन जब इस पे काम किया तो इंद्र जी जो हैं वो करीब 300 साल तक वो लोग काम करते रहे। 300 साल के बाद उनको ये समझ में आया, इंद्र जी के सब्सिक्वेंट कुछ सवालात उठे कि अगर यही शरीर, अगर यही योग है, तो शरीर तो कभी पैदा भी होता है, तो योग कभी पैदा हुआ होगा। अच्छा, कभी शरीर मर भी जाता है, तो क्या शरीर, योग भी कभी मर जाता है। कभी जो है वो मीन्स शरीर का कोई अंग कट जाता है, कट के कहीं अलग हो जाता है इससे, तो क्या योग का भी कोई अंग कट के अलग हो जाता है। अगर कट के अलग हो जाता है तो फिर जोड़ का मतलब क्या हुआ इसका। मीन्स इस तरीके के बहुत से सवालात उनके जहनों में आए, जिसने उसको परेशान कर दिया। फिजिकली ही वॉज मीन्स ही बिकेम वेरी स्किलफुल, राइट। वो सवाल लेकर के फिर दोबारा ब्रह्मा जी के पास, अब वो विरोचना के पास नहीं गए। अच्छा, दूसरी तरफ विरोचना ने क्या किया, विरोचना ने भी वही सारे काम किए, अपने शरीर को बहुत मजबूत किया, बहुत स्किलफुल किया, अपना दिमाग बहुत शार्प किया। इंद्र जी ने भी किया, सबने किया, दोनों ने किया। उसके बहुत से फॉलोअर्स भी हो गए। सब्सिक्वेंट वो सवालात उसके जहन में नहीं आए विरोचना के, तो उसने और उसकी पार्टी ने क्या करना शुरू कर दिया, जब आपका जिस्म बहुत स्ट्रांग हो और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, बहुत शार्प हो, तो आप करते क्या हैं, तो वो उन्होंने क्या शुरू करा, तो उन्होंने ठगियाई शुरू कर दी। लोगों की चीज़ें लेके छीन करके भागने लग गए, डकैतियाँ डालनी शुरू कर दी। अच्छा, चूंकि वो ज़्यादा स्किलफुल हो गए थे, ज़्यादा स्पीड उनकी तेज़ हो गई थी, बॉडी उनकी बहुत एजाइल हो गई थी, तो वो चीज़ छीनते थे और शट से भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कब चले गए, कब छीन लिया उन्होंने, राइट। ये सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए अपने समाज के अंदर। ओके, इंद्र जी गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने यही सारे सवाल रखे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रहो मेरे साथ अब 700 साल, तो मैं समझाऊं तुम्हें योग क्या होता है, अब तुम आए हो सही टाइम पे, राइट। फिर उन्होंने योग के बारे में बहुत कुछ समझाया। तो योग के बारे में जब बहुत कुछ समझ के फिर उन्होंने अपनी लाइफ की प्रैक्टिस करी, तो आज की डेट में भारतीय संस्कृति में इंद्र जी को देवता के रूप में माना जाता है। देवता मतलब परमेश्वर नहीं, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। हर चीज़ की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। देवता मतलब देने वाला, देव, देव कहते हैं ना, देव मतलब देने वाला, राइट। तो वो तो देने वाले बन गए। और विरोचना जो थे वो दानव की श्रेणी में आ गए। दानव मतलब शैतान की श्रेणी में आ गए कि हर चीज़ छीनना, दूसरे की चीज़ छीनना, बार वक्त जो है वो अपना फ़ायदा, बस अपना फ़ायदा, इसके अलावा किसी और का फ़ायदा नहीं, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ आसन प्राणायाम, अभी मैं वहाँ पर भी यही बात कर रहा था योग महोत्सव में भी और बाकी जगहों पे भी, अगर सिर्फ आसन प्राणायाम को ही हम योग समझेंगे तो हम तो मीन्स हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो हमारा तो विरोचना की श्रेणी में होगा, इंद्र की श्रेणी में थोड़ी होगा, देने वालों के उसमें थोड़ी होगा। इंद्र जो है वो तो स्वर्ग में गए हैं, भारतीय संस्कृति के मुताबिक इंद्र तो स्वर्ग में गए हैं, तो जन्नत नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ आपने अपना जिस्म मजबूत कर लिया, अकल आपने बहुत शार्प कर ली, अपने सेंसेस बहुत स्ट्रांग कर लिए, राइट, तो फिर आप उसका जो है वो अलग फ़ायदा, अलग तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, राइट।
तो योग जो है वो कुछ और है। वो क्या है योग? आज की डेट में जो मार्केट में योग है अभी अवेलेबल इस वक्त, इसको मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ ये कमर्शियलाइज्ड योग। आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, ध्यान, बंध, बस लगाइए, आप दूसरों से पैसा खींचिए, दूसरों से पैसा लीजिए, ये कमर्शियल योग है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओरिजिनल जो मूल योग है, असल में जो योग है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। देखिए इससे जो है वो हम लोगों को समझ में आता है कि मीन्स शायद हम आसन प्राणायाम के खिलाफ बोल रहे हैं कुछ नहीं, आसन और प्राणायाम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है, मेरा और मेरी पूरी टीम का ऐसा मानना है कि मीन्स जो योगी है, जो इंसान कोई भी हो, उसकी बॉडी बहुत फिट एंड फाइन होनी चाहिए, अकल उसकी बहुत शार्प होनी चाहिए, लेकिन उसका दिल जो है वो इंसानियत के लिए रोने वाला होना चाहिए। जिस्म बहुत स्ट्रांग और दिल इंसानियत के लिए रोने वाला। अच्छा, दिल बहुत मीन्स जिस्म आपका बहुत स्ट्रांग हो, आप मेंटली बहुत शार्प हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको रिकमेंड नहीं की जाती हैं, आपको करना होता है, आप करते हैं उसके लिए। योगिक टर्मिनोलॉजी में उनको आसन बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, बंध बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठाओ। नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखो, अपना अपना देखो। हम अपना अपना सीखने बैठे हैं, दूसरे की ठेका नहीं लिया, नहीं हो रहा कुछ। But sir, we are a little confused. जी, We are a little confused about what you said. Should we consider that as a story or an incident? which one? The Indra and Virocha. नहीं, it's a story mentioned in one of the scriptures. Okay, right. Okay, देखिए अगर जो है वो आसन और प्राणायाम के हम लोग खिलाफ होते तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पिछले 1 साल से हम लोगों ने अखंड योग कार्यशाला चला रखी है। किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में इतनी लंबी वर्कशॉप आपने सुनी होगी, 1 महीने की मैक्सिमम, बहुत सुनी होगी आपने 2 महीने की, ये पूरी 12 महीने की है, 365 दिन विदाउट इवन अ डेज गैप। मीन्स कोई तीज त्यौहार आ जाए, किसी के घर में हंसी खुशी आ जाए तो वो एब्सेंट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वो आसन, क्रिया, योग, इतनी सब चीज़ों का है, तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं। अगर खिलाफ होते तो वो नहीं शुरू करते। पूरे 1 साल का वो एकेडमिक प्रोग्राम है, बोर्ड ऑफ स्टडीज से हमारे और आपके पास जाए, राइट। अच्छा, अब सवाल है कि योग जो है वो किसके बारे में बात करता है? योग जो है क्या किसी रिलीजन के बारे में बात करता है? तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ शेयर कर दूँ कि योग जो है वो किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता, किसी भी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता। देखिए, कोई चीज़ अगर रिलीजन की होती है, कोई चीज़ अगर रिलीजन की होती है तो उसके नाम की मीन्स कहीं मंदिर बना होता है, कहीं उसके नाम का जो है वो मीन्स क्या कहते हैं, कोई पीर मुर्शिद उसका होता है, कहीं उसका जो है वो मीन्स मकबरा होता है, कुछ तो होता है ना ऐसा। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया जाता है किसी भी चीज़ को, XYZ, राइट। पूरे हिंदुस्तान में आप टहल मारिए, पूरा गूगल छान मारिए, आपको योग नाम का कहीं भी मंदिर नहीं मिलेगा। मैं सबूत के तौर पे रख रहा हूँ कि योग इज नॉट अबाउट एनी धर्म, इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन। तो ये बात किसके बारे में करता है? ये बात हमारे और आपके इंसानों के बारे में करता है। इंसान इसका मुद्दा है। इंसान कहीं भी होगा तो योग होगा। इंसान वो कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेजन जंगल के कबीले का हो, अकेला रहता है, दुकेला रहता है, 100 लोगों में, करोड़ों में रहता है, कहीं का भी हो, इंसान के बारे में योग आपसे बात करता है। वो किसी धर्म के बारे में बात नहीं करता। तो ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है वो हमारे और आपके दिमागों में बैठा दी गई है और सुन सुन के बैठ गई है। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा, कि योग जो है वो हिंदू धर्म का है। योग हिंदू धर्म का नहीं है। अगर होता तो बताता, वो कहता कहीं, राइट। वो आपसे एज एन इंडिविजुअल बात करता है, वो आपसे इंडिविजुअल के तौर पे बात करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा, क्या मरने के बाद मैं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या मुझे अभी कहीं और जाना है, मैं पीछे कहीं से क्या ट्रैवल करके आया हूँ, आगे कहीं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं और जाऊँगा, कहीं और भी ट्रैवल करूँगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा डिटेल्ड उसमें बात करता है, राइट। वो डिटेल्ड हम लोग यहाँ नहीं कर सकते टाइम की उसकी वजह से। और ये आपको जो है वो एज एन इंटरेक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी के तौर पे बात करता है।
मीन्स कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, मीन्स जब आप दूसरे के कनेक्शन में आते हो तो आपका क्या ड्यूटी बन जाती है, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो योग हमसे और आपसे बात करता है। अच्छा, योग जो है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मशहूर है, क्या ये हिंदूज के लिए है? नहीं, ये हिंदूज के लिए नहीं, ये तमाम इंसानियत के लिए है। राइट? योग किस पे एम्फेसिस देता है? राइट? तो मैंने अपने इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपने जहाँ तक मेरा इल्म गया और दूसरे जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद तो मैंने 4-5 चीज़ें निकाली जिन पर योग टिका हुआ है। राइट? तो सबसे पहला है कि एक तो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि इंसान एक ही है अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं लेकिन ये इंसान एक ही इंसान है। दूसरा, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मीन्स किसी एक इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि किसी दूसरे इंसान की किसी भी तरीके से बेइज्जती करे, इवन नजरों से भी, इवन दिल में भी ख्याल ले आए। राइट? तो डिग्निटी। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। मीन्स जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब इंसानों में तकसीम होने चाहिए कि हर इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। अभी तो मैं अलीगढ़ से आया हूँ, तो अलीगढ़ में करीब, हमारी एनजीओ ने पता किया तो ऑफ हैंड तो करीब 3,500 लोग इस तरीके के हैं जिनके सिरों पर कोई छत ही नहीं है। वो सड़क के किनारे पैदा हुए हैं, सड़क के किनारे ही रहते हैं, सड़क के किनारे ही शादी होगी, सड़क के किनारे ही बच्चे पैदा होंगे, सड़क के किनारे ही बूढ़े हो जाएंगे, सड़क के किनारे ही मर जाएंगे। 3,500 तो अलीगढ़ में, करीब 13 लाख की पॉपुलेशन। राइट? अच्छा, क्यों है ऐसा? उन 3,500 को क्यों नहीं मिला? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स पे कुछ लोगों ने ज्यादा कब्जा कर रखा है, कुछ लोगों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन है, जिनके पास है उनको दे नहीं रहे। सिंपल लॉजिक, सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। योग कहता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। राइट? सबके पास इतनी जमीन सबके पास होनी चाहिए कि सब अपनी जो है वो इज्जत के साथ बावकार जिंदगी सब लोग गुजार सकें। सबको अदलो इंसाफ, सबको अदलो इंसाफ, इसको अंग्रेजी में सिर्फ जस्टिस कहते हैं, इसको अरबी जुबान में ज्यादा अच्छा कहा गया है। अदल भी और साथ में फिर इंसाफ भी। अदल अलग चीज है और इंसाफ अलग चीज है। तो ये अदल और इंसाफ, ये दोनों अरबी जुबान के वर्ड। अदल तो कहते हैं जिसको आप जस्टिस कहते हो, कि मीन्स जो हुआ है जितना होता उसको बुरा हो जाए। राइट? फिर इंसाफ, अरबी जुबान में इंसाफ कहते हैं कि मीन्स जब उसके साथ बुरा हुआ है तो उसका कुछ लॉस भी हुआ होगा ना, तो जो लॉस हुआ है अब उस लॉस की भी भरपाई करो साथ में, उसको इंसाफ बोलते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने बुरा किया तो उसको जेल में डाल दो, बल्कि जिसका बुरा हुआ है तो उसको कुछ कंपनसेशन भी दो एक्स्ट्रा, ताकि उसकी जिंदगी नॉर्मलाइज अपने उस पर कर सके। तो जस्टिस फॉर ऑल और पीस, शांति इज द सेंट्रल थीम ऑफ योग। सेंट्रल थीम है योग का। मीन्स पीस किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए समाज में, किसी भी तरीके से। अगर पीसफुल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ तो मतलब योग के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स टूट रहा है, वो देखना है समाज में लोगों को। राइट? योग जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हमको और आपको देता है सर्वाइवल उन लोगों का जो तमाम इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा फायदे के, तमाम इंसानियत के सबसे ज्यादा फायदे के जो लोग हैं उनका सर्वाइवल होना चाहिए। अच्छा, ये उसूल हमारे और आपकी जिंदगी का भी है। जब तक बल्ब हमारे काम का होता है तो हम उसको सिर पे बैठा के रखते हैं, मुहावरा है ना, सिर पे बैठा के रखना, सिर पे बैठा के रखना। और अगर वो काम का नहीं रह जाता तो क्या करते हैं हम उसके साथ? उसकी दो जगह होती हैं, या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं उसको, या कोई बच्चा उसको खेलते खेलते दीवार पे दे मारता है। राइट? तो ये जिंदगी का उसूल हमारे और आपके लिए भी है। जो तमाम इंसानों के लगातार फायदे कर रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हमेशा ऊपर बना करके रहेगा। योग जो है वो हेरिटेज है, तमाम इंसानियत की हेरिटेज है, तमाम इंसानियत का खोया हुआ खजाना है।
देखिए वही वाली बात कि फॉलोअर्स क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं और स्क्रिप्चर क्या कहता है। देखिए योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि का, उसके अंदर एक सूत्र आता है, जाति देश काल समयानिवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। ये योग ना तो किसी जाति का है, जाति मतलब किसी स्पीशी का नहीं है, ना तो किसी जाति का है, ना किसी देश का है। अभी तो हमने लिमिटेड कर रखा है ना सबको। योग सूत्र क्या कह रहा है पतंजलि का, ना तो किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ना किसी समय का है, समय कहते हैं जो करंट में चल रहा, और ना किसी काल का है। काल समझ रहे हैं, मीन्स जो पीछे गुजर गया, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको, एरा बोलेंगे, या और भी बड़ा बोलो तो उसको बोलेंगे इयॉन्स, EONS, इयॉन्स, राइट। तो ये इयॉन्स कभी नहीं है, किसका है, सार्वभौम। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल है, सब के लिए, सब जगह है। वच्छिन्न, वच्छिन्न कहते हैं, मीन्स कहते हैं ना उसको छिन्न छिन्न कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, संस्कृत में उसको बोलते हैं वच्छिन्न। इसके टुकड़े टुकड़े मत करो प्लीज। मैंने आपसे कहा ना, स्क्रिप्चर को देख के समझ पाएंगे ना कि कहाँ का है, किसके लिए है। फॉलोअर्स को देख के नहीं समझ पाएंगे कि कुरान किसके लिए है, फॉलोअर्स को देख के नहीं समझ पाएंगे, माफ करिएगा। कुरान को पढ़ के समझ पाएंगे कि कुरान किसके लिए। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, राइट। इसी तरीके से योग को नहीं समझ पाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, किसी भी कम्युनिटी का, कुछ भी बोल दे, अगर इसके खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब वो योग के खिलाफ बोल रहा है। योग कह रहा है किसी जाति का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी काल का नहीं है, किसी समय का नहीं है, और रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़ के, वच्छिन्न, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो प्लीज। ये सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, और ये महाव्रत है। महाव्रत कहते हैं जो चीज आपकी जिंदगी को जिंदगी दे दे, उसको कहते हैं महाव्रत। जो चीज आपकी जिंदगी को जिंदगी दे दे। रमजान का महीना आने वाला है, हम में से कईयों को लगेगा कि बड़े भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको और आपको बताते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी करंट पैदा करते हैं, जिसको कुरान ने अपने अल्फाज में कहा है कि वो तकवा प्रोड्यूस कर देगा। तकवा क्या है, आपकी जिंदगी का करंट, इज़न्ट इट, राइट। तो उसको महाव्रतम संस्कृत में बोलते हैं, महाव्रत, जिंदगी को करंट देने वाला, राइट। राइट, देखिए अभी हम लोगों ने भगवत गीता की बात करी थी, तो भगवत गीता के अंदर जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी को कहते हैं योगेश्वर। ईश्वर कहते हैं मोस्ट पावरफुल। अच्छा, मोस्ट पावरफुल किन में, राइट। वो रिलेशन हो सकता है पूरी कॉस्मोस का, और वो रिलेशन हो सकता है सिर्फ इंसानों में भी, राइट। भारतीय संस्कृति में ईश्वर जो है वो ऊपर वाले के लिए भी बोलते हैं और नीचे वाले के लिए भी बोलते हैं। अच्छा, ये शिर्क नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय संस्कृति की खूबसूरती क्या है कि जैसे ही वो नीचे वाले के लिए ईश्वर बोल देते हैं और फिर अगली बार उनको बोलना होता है ऊपर वाले के लिए, तो फिर उसके लिए जब तक बात नहीं खत्म हो जाएगी या किताब नहीं खत्म हो जाएगी तब तक ऊपर वाले के लिए हमेशा फिर परमेश्वर बोलेंगे, फिर उसके लिए ईश्वर नहीं बोलेंगे, कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ये टेक्निकल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज है, एक टेक्निकल है, उसकी टेक्निकलिटी है, वो चीज़ हमें नहीं समझ में आती, जिसकी वजह से हमें कुछ और लगता है। योगेश्वर, योगियों में मोस्ट पावरफुल, योगियों में मोस्ट पावरफुल इंसान श्री कृष्ण, मीन्स बेस्ट योगी, योगी ऑफ द योगीज जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग को डिफाइन किया, बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृतः दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, राइट। जो अक्लमंद लोग हैं, वो जो उनका काम है वो अपने काम को अच्छे से करते हैं, काम के रिजल्ट पर वो ध्यान नहीं देते कि बनेगा क्या, राइट। बल्कि वो करते क्या है कि वो उनके पास जो काम है, जो उनको ड्यूटी दी गई है, उसको पूरी डिलीजेंस के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।
और वो उसके रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, राइट? इसको कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि अपने काम में वो कौशल लेकर के आते हैं। कौशल समझ रहे हैं? स्किल, यानी मीन्स डेफिनेशन, डिफाइन करते हैं उसको अपने, राइट? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस जो है वो साइकोलॉजी का एक टर्म है, राइट? इसको साइकोलॉजी के लोग ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो वो बताते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के स्ट्रेसेस हैं, लेकिन उन सारे स्ट्रेसेस में दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है, इसकी एसोसिएशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे इसको, नहीं तो नेट पर सर्च कर लिएगा, राइट? ये पूरी दुनिया में जो है वो साइकोलॉजिकल फील्ड्स की रिसर्चेस को और उसको प्रमोट करती है और उस पर अपनी आंख रखती है, कि नज़र रखती है कि क्या हो रहा है दुनिया में, और उसको फिर प्रमोट करती है, राइट? वो कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर किसी भी इंसान के लिए है रिजल्ट्स को काबू में करना, कि मैंने ये काम किया है तो अब ये रिजल्ट कंट्रोल हो जाना चाहिए, अब ये रिजल्ट मेरे ही फेवर में होना चाहिए, ऐसा हो जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर। बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस फैक्टर भी हो सकता है, दूसरे और भी हो सकते हैं आपको, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है वो कहते हैं कि आप जो है वो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं इसकी एक मिसाल आपको सामने रख रहा हूँ, बहुत ही मीन्स लाइफ रिलेटेड है, रोज़मर्रा की हमारी आपकी मिसाल है। आप जो है वो बहुत अच्छे से अच्छा खाना खरीद के लाते हो, जैसा जिसकी जेब में जितना पैसा है उसके हिसाब से अच्छा सा खाना लेकर के आते हो, अच्छे से धोते हो, पकाते हो, सब होता है, राइट? अच्छी जगह बैठ के खा भी लेते हो, अच्छे से चबा भी लेते हो, चबाने के बाद अच्छे से उसको गुटक भी लेते हो, यहाँ तक सारे काम आपके गुटकने तक। एक बार आपने उसको गुटका, जैसे ही अंदर गया, अब वो अब आपके कंट्रोल का नहीं है, आप ही के पेट में है, आप ही के हिस्सा है जिस्म का, अब आपके कंट्रोल का है ही नहीं। अब दुनिया का बड़े से बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का साइंटिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट, वो ये नहीं बता सकता उसने जो अभी सेब खाया है उससे कितना जहर बन जाएगा और कितना न्यूट्रिएंट उसको मिल जाएंगे, कितना पॉटी में निकल जाएगा, कितने से क्या हो जाएगा। रिजल्ट पे कंट्रोल नहीं, एक्शन पे कंट्रोल है। एक्शन अच्छा रखना, बेस्ट पॉसिबल अपने लिहाज से, बेस्ट पॉसिबल सेब ले आना, बेस्ट पॉसिबल धो लेना, बेस्ट पॉसिबल हाथ धो लेना, बेस्ट पॉसिबल चबा लेना, बेस्ट पॉसिबल तरीके से गुटक ले, रिजल्ट को कंट्रोल। अब टेंशन कितनी होगी, अब आपको सोचो जरा, टेंशन कितनी होगी कि मैंने जो भी खाना खाया इसका क्या बनेगा और कितना कितना होगा, राइट? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आपको हमको यही कह रही है, राइट? वही जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि आप अपने काम में निपुणता पैदा लेकर के, अगर आप अपने काम में निपुणता लेकर के आ गए तो यही योग है। श्री कृष्ण जी एक भी आसन नहीं बताते, एक भी प्राणायाम नहीं बताते, एक भी क्रिया नहीं बताते, एक भी मुद्रा नहीं बताते। वो कहते हैं योग क्या है? योग ये है कि तुम्हारे को जो ड्यूटी दी गई है, आप स्टूडेंट हो तो आप बेस्ट पॉसिबल अंदाज में आप स्टूडेंटशिप पूरी कर लो अपनी। अच्छा, बेस्ट पॉसिबल अंदाज मतलब ये तो दुनिया ने बना लिया कि आप मार्क्स से पता करते हो, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो। कितने ही ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन दुनिया में मीन्स माई बाप माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो आइंस्टीन सर, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, आइंस्टीन सर है, लेकिन न्यूटन सर है कोई डिग्री, आपके पास बड़ी डिग्री होगी उनसे, लेकिन क्या उनके बराबर हम पहुंच जाएंगे? पता नहीं, हो सकता है पहुंचे, हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन वो बड़े रहेंगे हमेशा, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंटशिप आपकी बेहतरीन स्टूडेंटशिप होनी चाहिए। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप योग में हैं, आसन में प्राणायाम कर रहे हैं तभी योग में है नहीं, राइट? महर्षि पतंजलि जो है वो इसको डिफाइन करते हैं योगश चित्ता वृत्ति निरोधा। इसको थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सीधे बैठिए। खाना खा के आए ना तो बॉडी का नेचुरल पैटर्न है, अपने आप टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि खाने को एडजस्ट होना होता है ना, इधर से ऐसे कर, तो हल्के हल्के थोड़ी गहरी सांस लीजिए। खिड़कियाँ खिड़कियाँ बंद है तो ऑक्सीजन भी कम है, ज़रा खींच लीजिए अपने हिस्से की ऑक्सीजन सारी, स्किलफुली खींचिए। योगः कर्मसु कौशलम, फिर से खींचिए, ओके। एक बार जुबान बाहर निकालिए, ऐसा गोल करिए,
निकलो, रोल करो, लंबी सांस अंदर खींचो। अरे यार, या तो हंस लो या खींच लो, दो में से एक काम होगा, या तो हंस लो या खींच लो। क्या करोगे आप? हंसोगे या खींचोगे? खींचेंगे। ओके, टांग नहीं खींचेंगे, है ना? ओके फाइन। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त के अंदर वृत्तियों का रोकथाम, अपने चित्त के अंदर वृत्ति कहते हैं नेगेटिव ऑल्टरेशंस, कोई भी निगेटिविटी अपनी पर्सनालिटी के अंदर पैदा ना होने देना। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर निगेटिविटी पैदा हो जाए? एक ने उठाया बहुत जल्दी से, ओके फाइन, है ना? कोई नहीं चाहता, राइट? इसकी रोकथाम करने के लिए, राइट? तो ये चित्त क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये चित्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे और आपके लिए, राइट? देखिए, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो जिस्म पर है। एक तो हमारा जिस्म है, राइट? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कमर सीधी रखेंगे तो आपका स्पाइन जो है ना वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहेगी, वरना वो ऐसे हो जाएगी। इसको ऐसा रखें ताकि इंफॉर्मेशन सीधे अच्छा रिले हो, राइट? तो एक तो हमारे पास जिस्म है, हमारा शरीर जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास फिजिकल बॉडी है। एक हमारे पास रूह है, आत्मा, है नहीं, राइट? ये जो रूह है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आया हुआ एक करंट है। ये ऐसे ही करंट है जैसे बिजली घर से ये करंट आ रहा है, एक तार में आया है और जब इसके अंदर आ गया है तो इसने डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जला लिया है। अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हर चीज काम कर रही है। बिजली मौजूद है, वो करंट मौजूद है, इसलिए वो करंट जो आता है वो न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से रूह जो है ये न्यूट्रल चीज है। कुरान ने आपको इसके बारे में कितना इल्म दिया है? जिन लोगों को मालूम है तो उनको मालूम है कि उसने नहीं के बराबर दिया। यसलू नका अनिल रूह, ये रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, इन्हें बता दो कि बहुत ही कम इल्म। क्यों? क्योंकि तुम्हारे समझ की है ही नहीं, वो तो एक न्यूट्रल चीज है, वो तो कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो जगमग सारे पार्ट्स, जैसे ये जगमग कर रहे हैं सब सारे पार्ट्स, ऐसी वो जगमग करेगी। जिस वक्त कनेक्टिविटी कट जाएगी उस वक्त वो अंधेरा, जैसे यहाँ अंधेरा हो जाएगा ऐसे जिस्म में भी अंधेरा हो जाएगा, खत्म, राइट? तो रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आया हुआ एक करंट है जो कि न्यूट्रल करंट है। इसको जो है वो कहा गया कि मीन्स ये तो हमेशा से कंप्लीट है, इसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन नहीं। कंप्लीट तो तभी होगा ना, ये तो हमेशा से खुश है। रूह जो है वो हमेशा से खुश है। तब जब खुश है तो आप इसको और क्या खुश करोगे, या इसको क्या दुखी कर लोगे, राइट? मीन्स ये मैंने 4-5 तो बहुत छोटे से उसमें लिए हैं, बड़े डिटेल्ड इसके जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो इंडियन कल्चर में खास करके बड़े डिटेल्ड इसके वो मिलते हैं, राइट? एक हमारे पास चित्त है। चित्त को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ, उर्दू में इसको बोलते हैं खुदी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बोला खुदी के टर्म से पुकारा, राइट? जिसको हम लोग बोलते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, मैंने पानी पिया। अच्छा, थोड़ा सा एनालाइज करो, रुक के सोचा करो। जो भी वर्ड्स बोलो तो उसको थोड़ा सा रुक करके सोचो। आपने सोचो जरा कि आपने पानी पिया, कहते हैं ना मैंने पानी पिया, यही बोलते हैं सब लोग या कुछ और बोलते हैं आप लोग? सब लोग यही बोलते हैं, पूरी दुनिया में सब सारे इंसान यही बोलते हैं, मैंने पानी पिया। अच्छा, मैंने पानी पिया में आप जरा सा रुक करके सोचो किसने पानी पिया? हाथ ने गिलास उठाया, गिलास हाथ ने होठों से लगाया, पानी मुंह में गया, गड 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 पेट के अंदर, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, फिल्टर, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, क्या क्या बोलते, खत्म। आपने कहाँ पिया? आप कौन? ये तो आपका शरीर था जहां पानी गया, पूरा शरीर था, इज़न्ट इट? आप कौन? अच्छा, पूरी दुनिया के इंसान बोल रहे हैं। इस्लाम में एक बड़ा उसूल, इस्लामिक लिटरेचर में को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उसूल चलता है जिसको तवातुर कहते हैं। तवातुर समझ रहे हैं? मतलब अनब्रोकन चेन ऑफ नरेशन,
पूरी इंसानियत जब से चल रही हो, पूरी दुनिया की इंसानियत, किसी भी लैंग्वेज की, इतना बड़ा तवातुर तो दुनिया में मौजूद नहीं है। सब यही बोल रहे हैं मैंने पानी पिया। इसका मतलब मैं कोई अलग है और जिस्म कोई अलग है। अभी आप देखो, आपको पता चले जैसे 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कि तारिक साहब अभी गए थे यहाँ से और उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, राइट। आपको हैरत होगी, है थोड़ा अफसोस भी होगा, लेकिन आप जब मेरे घर आओगे तो वहाँ पर आप शरीर को लेटा देखोगे, राइट। मेरे बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों को फ़ोन भी कर रहे होंगे, आप लोगों में से भी, आप लोग आपस में एक दूसरे को फ़ोन कर रहे होंगे कि तारिक सर चले गए। ऐसे ही करते हैं ना, बच्चे कर रहे होंगे कि अब्बू चले गए, अब्बू ने हमें छोड़ दिया, अब्बू छोड़ के चले गए, यही बोलते हैं ना। ओके फाइन, सवाल ये है कि वो शरीर लेटा तो है, अब्बू लेटे तो हैं, ऐसे ही तो लेटते हैं रोज़ रात में, कहाँ चले गए? नहीं, यानी कि शरीर कोई और है, कोई अंदर जिस्म के कोई चीज़ थी जो चली गई छोड़ के। अच्छा, इसके लिए उर्दू ज़ुबान में बड़ा अच्छा वर्ड है, उर्दू ज़ुबान में बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको बोलते हैं इंतकाल। इंतकाल कहते हैं ट्रांसफ़र हो जाना, मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, राइट। तो ये चित्त जो है वो कहीं अंदर है, कोई चीज़ है एक, जिसको आप बोलते हो मैं हूँ। आप बोलते हो ना मेरी रूह, मेरी मतलब मैं हूँ, मेरा कोई करंट है और वो करंट से कनेक्टिविटी बनी हुई है तो वो चल रहा है। कनेक्टिविटी कटेगी तो वो चित्त भी छोड़ के चला जाए। उसको योगिक टर्मिनोलॉजी में, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही के नाम से कहा है, उसको योगिक टर्मिनोलॉजी में, हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी होती है, उसको योगिक टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त के नाम से कहा है, राइट। जिसको हम खुद ही कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, आई कहते हैं, मैं कहते हैं, मैंने ये काम किया, मैं वहाँ गया, मैं ये कर रहा हूँ। जबकि आप थोड़ा सा एनालाइज करो तो पूरा शरीर कर रहा होता है वो काम, नहीं, वो मैं कुछ हो, कोई चीज़ है। क्वांटम फिजिक्स के लोग अभी पीछे 7 साल से बड़े दे आर वेरी बैफल्ड, क्या कि अब साइंस यहाँ तक पहुँच गई कि आँख ने देखा तो रोशनी टकराई, कुछ हुआ, कुछ चीज़ देखी, एट द बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ उल्टी इमेज बनी, और उल्टी इमेज बनने के बाद जब सामने देखा तो सीधा देखा। आपका पीछे का हिस्सा देख रहा है मुझको उल्टा खड़ा हुआ, मैं आपको देख रहा हूँ उल्टा बैठा हुआ, लेकिन जब सामने देख रहे हैं तो सीधे खड़े, सामने बैठे, राइट। ओके, क्वांटम फिजिक्स वाले ये कह रहे हैं कि ये आँख ने देखा तो आँख के अंदर तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो देख रही है, वो तो लाइट पास कर रही है अंदर, फिर न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन गई, वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो देख रही है, ये तो पर्दा है सिर्फ एक, जहाँ अक्स पड़ रहा है, और फिर वहाँ से वापस ट्रांसमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और फिर आँख उसको देख रही है। ये चीज़ कौन सी है जो देख रही है? क्वांटम फिजिक्स मीन्स, आप नेट पे डाल के देखेंगे तो आपको यू वुड बी अमेज्ड कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो फिजिकल जितने भी लॉज हैं इस वक्त उन्होंने सारे ख़त्म कर, क्वांटम फिजिक्स आप देखो ना। अब उसने एक, पहले तो यही होता था ना, आपने भी अपने मेडिकल उसमें भी आप यही पढ़ोगे फील्ड में कि आंख देख रही है, ऐसा देख रहे हैं, देखते हम नहीं, मैं देखता हूँ। तो क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है कि मैं कौन देख रहा है, ये मैं कौन है? यहाँ तो कहीं है नहीं कुछ जो देख रहा है, यहाँ तो सिर्फ लाइट पास हो रही है, अक्स बन रहा है, बस खत्म हो रहा है। ये मैं कौन है? तो एक है कोई मैं, जिसको योगिक टर्मिनोलॉजी में, भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से चित्त के नाम से कहते हैं, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने उसको खुद ही के नाम से कहा। अब लैंग्वेज का डिफरेंस है बस, राइट। अब हम लोग बात थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे, राइट। असल में योग का जो मेन वो है कि आपका चित्त जो है वो डेवलप होना चाहिए। आपका शरीर डेवलप हो ना हो, लेकिन चित्त आपका डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ये चित्त है जो अपने अंदर होलोग्राफिक मेमोरी लेकर के जाता है, और हर चीज़ की फिर मेमोरी लेके जाता है। कहते हैं ना सवाल जवाब होगा, तो भाई अब कैसे बताया जाए कि कैसे सवाल जवाब होगा? यही बताया जाएगा ना भाई, खड़े हो गए, जितनी भी चीज़ें की हैं वो सब सामने आएंगी, ऐसे ही होता है ना। तो वो सब होलोग्राफिक मेमोरी फिर बाहर निकाली जाएगी चित्त की, फिर वो निकल के सबके सामने आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे किया था। देखिए, हर चीज़ का अपना एक नूरिशमेंट होता है, सबको अपनी अपनी डाइट चाहिए होती है। पंखे को अपनी डाइट चाहिए, आपको अपनी डाइट चाहिए, कपड़ों को अपनी डाइट चाहिए, साफ सुथरे रहें, नहीं तो जल्दी गंदे हो जाएंगे, फंगस लग जाएगा। तो हर किसी का अपना नूरिशमेंट होता है। रूह जो है वो न्यूट्रल होती है, इसकी कोई डाइट नहीं, कोई डाइट नहीं,
तो न्यूट्रल है, हमेशा से कंप्लीट है, राइट। जिस्म जो है ये टेकिंग ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे काम करता है। जैसे आप कहते हो ना, खाना लेता हूँ, हवा लेता हूँ, हवा कम लो तो अभी जिस्म बीमार पड़ जाएगा, खाना कम लो तो बीमार पड़ जाएगा, पानी कम लो तो बीमार, मीन्स टेकिंग प्रिंसिपल, टेकिंग टेकिंग टेकिंग, ये जिस्म का प्रिंसिपल है। जिस्म आपका ग्रो करेगा, डेवलप करेगा अगर आप प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे काम करो। अच्छा, अगर हर आदमी टेकिंग ही टेकिंग करता रहेगा तो दुनिया जो है वो बड़ी कैओटिक सोसाइटी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम था, तो कहते हैं ना इसको मटीरियलिस्टिक दुनिया। मटीरियलिस्टिक मतलब मटीरियल दुनिया, मटीरियल फिजिकल वर्ल्ड, टेकिंग टेकिंग टेकिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट किया है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अवर क्रिएटर, राइट। उनको मालूम है कि अगर ये टेकिंग के प्रिंसिपल पे काम करेगा तो विरोचना हो जाएगा, ये तो दोज़ख में चले जाएंगे, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके अंदर एक चित्त रखा हुआ है, उस चित्त का नूरिशमेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और हमको जो है वो बताया प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पे। ज्यादा से ज्यादा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो। कहते ना इल्म देने से बढ़ता है या लेने से बढ़ता है, क्या कहते हैं, देने से बढ़ता, ऐसी है ना। योग की भाषा में इसको कहते हैं जो है वो अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दे देना, जमा करके नहीं रहे, जमा करके नहीं रहे, अपरिग्रह। 8 उसूल बहुत इंपॉर्टेंट उसूल है योग के, उनमें से 8 में से एक उसूल प्रत्याहार का है। पूरी मेहनत से कमाओ, उसका मतलब है पूरी मेहनत से कमाओ, पूरी मेहनत से कमाने के बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करो, और तुम्हारी जैसे ही ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो फौरन इंस्टेंटली अपने सारे सेंसेस अब शट डाउन कर लो। तुम्हारी ज़रूरतें तो पूरी हो गई, अपने सेंसेस सारे शट डाउन कर लो और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो माल खर्च कर दो। इसको बोलते हैं प्रत्याहार, राइट। मीन्स अभी मैंने आपको इंद्र और विरोचना की बताई थी ना, मैंने इंद्र हो गया देवता और स्वर्ग में चले गए, जन्नत में चले गए, और विरोचना वो टेकिंग 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 सिर्फ लेना, और ये देने वाले बन गए। देवता मतलब ऊपर वाला नहीं कोई, देने वाले मतलब देवता, राइट। देखिए योग जो है वो आपको हर इंसान की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बताता है, और क्या कहता है कि वो भी बिना किसी डर के और विद फुल डिग्निटी, पूरी इज्जत के साथ उसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग बैठ करके डिनर कर रहे हो, अच्छी सी बिरयानी खा रहे हो सब लोग, ओके फाइन। एक शख्स अभी बाहर आए कोई, और हम उसको अखबार पे रख करके बिरयानी दे दें, वही सेम बिरयानी, आप मुझे बताओ उसको क्या डिग्निटी के साथ आपने बिरयानी दी या विदाउट डिग्निटी दी? विदाउट डिग्निटी। अच्छा, वो मजबूर है, उसको चूंकि 2 वक्त से खाने को नहीं मिला है, तो उसके लिए तो वही बहुत है, आपका शुक्र भी अदा करेगा, हाथ भी चूमेगा, पैर भी चूमेगा। लेकिन ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और यूनानी मसली सबको पता है कि उसको डिग्निटी के साथ नहीं दी गई। राइट और रॉन्ग? राइट, विद फुल डिग्निटी। हर इंसान की अपनी एक इज्जत है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कुरान क्या कहता है? वलक़द कर्रमना बनी आदम। आदम की औलाद हर किसी को हमने एक स्पेशल इज्जत दी, और वो इज्जत दैट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। ओके, तो अभी देखिए हमको 2 चीजें सबको चाहिए। हमको चाहिए मतलब आप अपने लिए सोचिएगा, मैं अपने लिए सोचूं, दूसरों के लिए मत सोचिएगा, यही तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या फरमाया? जो तुम्हें चाहिए है वही सोचो, तुम वो दूसरों को भी वही चाहिए, राइट। ओके, हमको 2 चीजें चाहिए। हमको एक तो रिस्क चाहिए, रिस्क एक बड़ी चीज है, राइट। और हमको दूसरा चांस टू फ्लोरिश इन दिस लाइफ। हमको एक ऐसा कुछ मौका मिल जाए जिससे हम जो है वो अच्छे से अच्छे होते चले। उसी चांस के सिलसिले में आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमको सस्टेनेंस के लिए चाहिए एक तो न्यूट्रिशियस फूड, जरूरत के लिहाज से। जब भूख लगे तब, भूख लगी है आज, मिलेगा कल सुबह, किसको चाहिए ऐसा खाना?
नहीं, जब भूख लगे तब। अकॉर्डिंग टू कल्चर किसको चाहिए इतने में से किसको चाहिए खिंजीर का गोश्त? भूख लगी है, खिंजीर का गोश्त नहीं बाबा, रात में खा लेंगे, ऐसे ही है ना? ओके, अकॉर्डिंग टू कल्चर हर किसी को, अकॉर्डिंग टू सेहत, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हर किसी को एक न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। हर किसी को जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, हर किसी को कपड़े चाहिए। अभी जैकेट दे दें बेहतरीन खूबसूरत से, कोई नहीं पहनना चाहेगा क्योंकि अब मौसम नहीं है वैसे, राइट जी। हर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए सन से, सूरज की गर्मी से। हर किसी को पोर्टेबल वाटर चाहिए और हर किसी को जो है वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चाहिए, कंप्लीट। इसी तरीके से चांस टू फ्लोरिश आपको दुनिया में चाहिए, जिंदगी में चाहिए, जहाँ पे आप जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से अपने को उभार सकें और दुनिया के सामने एग्जेम्पलरी बन सकें। योग कहता है कि अगर किसी को भी एक भी चीज इसमें से कम हो गई तो उसके ऊपर जुल्म हुआ, तो उसके ऊपर अत्याचार हुआ। बस योग की भाषा अलग है थोड़ी सी। वो कहता है कि उस इंसान की हिंसा हो गई। हिंसा समझते हैं? हिंसा मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं। हिंसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो आमतौर से लिया जाता है कि बकरे काट दिए, नहीं, हिंसा वो नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट है। हिंसा मतलब जुल्म, जिसको हम जुल्म कहते हैं, राइट। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, है नी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि जालिम जो है वो कभी पनप नहीं पाएगा, कभी उसको फला नहीं मिल पाएगी। फसलू अहल ज़िक्र, अच्छा ये बात तो मैं कह रहा हूँ आपसे, समाज में उन लोगों से पूछ लो जिनको मालूम है ये बातें कि देने से ज़िंदगी बढ़ती है, देने से सेफ्टी होती है, देने से जो है वो मीन्स ऊपर वाले का प्रोटेक्शन आपको मिलता है, आशीर्वाद आपको मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी शहर में एक भी इंसान ऐसा सो गया जो भूखा सो गया, एक भी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सेफ्टी की गारंटी उस शहर से ख़त्म हो जाती है। हमारी एनजीओ ने तो पता किया तो 2.25 लाख लोग भूखे सोते हैं। आपके शहर में, दिल्ली में तो पता नहीं है, सही हिसाब ही नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की गारंटी तो ख़त्म, सेफ्टी। अब खुद कर लो अपनी सेफ्टी, तो नहीं कर पा रहे। वो हमें, आपको सबको पता है, बाथरूम वो ड्राइंग रूम टॉक्स में हम क्या बातें करते हैं, नहीं हो पा रही ना सेफ्टी, राइट। मदर टेरेसा ने जो है वो जब उनको पीस प्राइज़ मिला, तो नोबेल पीस प्राइज़, तब उस वक्त उन्होंने अपना एक जो है वो डेलिब्रेशन दिया यूएन में। उस वक्त उन्होंने कहा कि वेल्दीएस्ट ऑफ द वेल्दीज से मैं ये कह रही हूँ कि जो गरीब से भी गरीब है तो उसको भी वही हक हासिल है ज़िंदगी का जो तुमको हासिल है। और दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी कैलेमिटी, कोई भी चीज़ दूर हो नहीं सकती जब तक कि वेल्दी, अमीर लोग अपना ज़रूरत पूरी करने के बाद सारा पैसा दुनिया में वापस उंडेल ना दें। कुरान यही तो कह रहा है, फसलू अहल ज़िक्र, उनसे पूछ लो ना जो प्रैक्टिकल समाज में काम करते हैं कि जो कैलेमिटीज़ हैं, जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कैसे होंगी। या तो रसूलुल्लाह से पूछ लो, और रसूलुल्लाह अगर आपको 1400 साल पुराने इंसान लग जाएं तो मदर टेरेसा से पूछ लो, किसी से तो पूछो भाई। ये सब एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं सब लोग, लैंग्वेज अलग अलग है सब, है नी? याद रखें, आपको वेस्ट ने जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दिया है, विरोचना का। ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मसल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो अपनी तरफ, राइट। देखिए, हम यूएन ने अपने डेवलपमेंटल गोल्स दिए हैं कुछ, और 2030 तक के लिए कहा भी है। ये 2030 तक के डेवलपमेंटल गोल्स पूरे नहीं होंगे। आज 2023 हो गई शुरू, 2000 क्या 5000 ले आओ, 10,000, 30 ले आओ, नहीं पूरे हो सकते जब तक कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या जो मदर टेरेसा ने कहा है, जब तक कि उंडेल नहीं दोगे ज़रूरत से ज़ायद, या जिसको योग कहता है प्रत्याहार नहीं करोगे, जब तक अपरिग्रह नहीं करोगे। मेरा मुबस्सिराना मशवरा है सब लोगों के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, राइट, कि अभी मान लें तमाम इंसानों के फ़ायदे के बन जाएं, सिर्फ लेने वाले मत बनिएगा।
राइट? अगर सिर्फ लेने वाले बन गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। कितना जल्दी? वो वक्त की आहट बता नहीं सकती हमको आप, लेकिन है, करीबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ से हम और आप जो है वो बात को यहीं ख़त्म करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा, ऐ मेरे रब मुझको हक़ को हक़ दिखाइए, सच को सच दिखाइए, वर्ज़ुक़ना इत्तिबा, और उसकी इत्तिबा करने की मेरे अंदर हिम्मत पैदा करें, राइट? व अरिनल बातिल बातिल, और जो झूठ हो उसको झूठ दिखाइए, वर्ज़ुक़ना इज्तिनाब, और उससे मुझे बचने की तौफीक अता फरमाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जहन में कुछ सवाल भी आ गए होंगे, वक्त भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी एक दो सवाल हम लोग लेने में कतराएंगे नहीं। या तो सब समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया, ये उसूल है जी। Sir, is the concept of yoga similar to the concept of salah in Islam? सलाह एक पार्ट है, सलाह एक ओवरऑल एक पार्ट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन का कोई कुल्ली जुज नहीं है, वो एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा है, और वो बड़ा हिस्सा योग के उसमें जो है वो आता है, राइट? लैंग्वेज, वही मैं आपसे लगातार कहता जा रहा हूँ ना मैं आपको, कि सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, सिर्फ लैंग्वेजेस का फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं। कितनी देर हो रहा है हम लोगों के पास? है 10-15 मिनट। मैं इनसे इजाज़त लेके आया था धर्मेंद्र जी से कि आज मैं तुम्हारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा, हल्की हल्की बात करूँगा। है अभी 10-15 मिनट, राइट? धर्मेंद्र जी, आपको, आप लोग थोड़ा सा बैठे बैठे थक गए होंगे, तो वो पार्ट आपको फिजिकल एक्टिविटी का थोड़ा सा आपको पार्ट कराएंगे। तो आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह। धर्मेंद्र जी थोड़ी जगह बना लीजिए, चाहे आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, सर के अंदर में पीएचडी कर रहा हूँ योग के अंदर। तो थोड़ा हल्का हल्का गैप दे लेंगे अपने बीच में। देखिए, आप सभी मेडिकल के स्टूडेंट, तो ज़्यादा टाइम होता नहीं आपके पास फिजिकल के लिए, लेकिन 10 से 15 मिनट तो हम निकाल सकते हैं पूरे दिन के लिए। सभी रेडी है? कैसे हैं आप सभी? बड़े धीरे बोल रहे हैं। कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया। देखिए, ज्यादा सोचेंगे ऐसा बन जाएंगे। अभी बोलिए, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। चलिए, हाथ उठा के साइड से, आराम से, हल्का हल्का वार्म अप कराएंगे। फेस काम रखिए, योग के अंदर सबसे बड़ी चीज है फेस, बहुत काम। स्टूडेंट्स के सामने मैडमों को करने में बड़ी शर्म आती है। एकदम लाइट है, सामने तक रखिए। कितने मुत्तफिक हैं आप में से? देखिए, ये छोटी चीज है लेकिन हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे आप करिए, थोड़ा क्लैपिंग जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे शरीर के, सब आर्म्स पे आप सब। हम, आपका फेस हो गया, ये साइड की 2 फिंगर्स होंगी, ये हो गया आपके पैर, ये दोनों हो गए आपके चेस्ट, और साथ में आपके आर्म्स। अब इनके सारे आप क्लैपिंग करेंगे, बीच में आपके मिडिल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन मेन है, वे सभी जो ऐसे के साथ आपके साथ खिला अभी जैसा बताया था, जैसा सोचेंगे ऐसे ही बनेंगे। आप थोड़ा बोल रहे हैं, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। यहाँ भी बोल, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। हल्का चेस्ट काम ऐसे कपिंग सेट में, all is well, all is well, all is well, all is well, all is well. जितने भी organs हैं आपके lungs, heart, all is well, all is well, all is well, all is well. अपने stomach, अब डायरेक्ट हो जाएगा kidney, all is well, 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 all is well.
चार्ज करने के लिए देखिए सिंपल ऐसे फिंगर्स को रखिए बस ऐसे क्लैपिंग हल्का ये सारी ब्यूटी पार्लर बंद कर देंगे क्या है? बस नोज और आईज को छोड़ दो बाकी पूरे फेस को करिए फोरहेड अच्छे से करिए चार अब फिंगर टिप का ऐसे रखिए वो बीच में हल्का का टैपिंग हल्का टैप करिए और बहुत लाइट है सब की धीमी हल्की हल्की और ओल इज बहुत मन में ओल इज आगे आपके सामने स्ट्रेचिंग करें फुल स्ट्रेच करिए इनसाइड आपकी तरफ स्ट्रेच करेंगे एक बार मूव राइट स्लोली स्लोली अप मूव लेफ्ट स्लोली स्लोली फिर आप आ जाएंगे सामने तरफ रखेंगे मूव करेंगे राइट साइड स्लोली स्लोली से मूव फ्रंट राइट साइड करेंगे तो नहीं टकराएंगे, मूव लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो टकराएंगे। मूव स्लोली स्लोली मूव डाउन जाएंगे धीरे धीरे मूव डाउन जितना जा सकते हैं टो टच करने की कोशिश करिए स्लोली स्लोली टच करने की कोशिश करिए देन बैठ जाएंगे आर्क बनाएंगे धीरे इस एज में धीरे से शोल्डर सर्व करेंगे स्लोली स्लोली ना देखिए जैसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूरी है तब से अच्छी रिलैक्स करेंगे नेक को राइट साइड रखिए राइट की पाम से फिंगर से स्ट्रेच करते हल्का सा स्ट्रेच स्लाइड धीरे धीरे लेफ्ट साइड रखेंगे फिर स्ट्रेच करेंगे चीन अप की तरफ रखेंगे फिंगर से स्ट्रेच करेंगे आप ऐसे फोरहेड पे रखिए पाम से अपोजिट फोरहेड से आगे की तरफ प्रेस करिए साइड पे रखिए पाम से उसके अपोजिट नेक से उसके अपोजिट डालिए लेफ्ट स्ट्रेच करिए ऐसे इंटरलॉक करके फिंगर्स को पीछे से हाथों से आगे की तरफ सर से पीछे की तरफ प्रेस करिए और थोड़ा ब्रीदिंग करेंगे इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स को बैक की तरफ स्कैपुलर रीजन ब्रीथ आउट सामने कर लेंगे एल्बोज इनहेल करते हुए स्ट्रेच एक्सहेल फ्रंट इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल फिर बार एक्सहेल लास्ट फेस ब्रीदिंग सारा किल ब्रीदिंग कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ही प्राणायाम मेन करना है हम कैसे सांस भरेंगे जितना गहरा सांस ले सकते हैं चेंज करेंगे एक्सहेल करते डाउन स्लोली इनहेल फॉर फ्यू सेकंड सांस छोड़ेंगे once again inhale change direction palm exhale inhale hold few seconds exhale last time inhale hold change direction exhale inhale change direction exhale बैठने से बस लास्ट फेज प्राणायाम का और यही एक ऐसा है जो आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत बढ़िया है और सारी रिसर्चेस कहती हैं जितनी भी आपकी न्यूरॉन्स नहीं बनती हैं उसकी प्रोसेस इसी प्राणायाम के द्वारा हम भी प्राणायाम बैठे बैठे भी करना है हमने निकालनी है रखिए ऐसे ये फेस ये जो मिडिल की दो फिंगर्स है ना इनको आंखों में से टच करना है टच नेक्स्ट फिंगर आपकी फोरहेड पे रहेगी और सबसे छोटी उंगली आपकी नाक के पास तो कान को बंद कर दीजिए एटलीस्ट 5 टाइम्स करेंगे सांस भरते हुए
खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। फिर से कितना लंबा कर सकते हैं? मैंने कुछ लास्ट उठाए। लास्ट आंखें बंद रखेंगे, रवि करिए आप अच्छे से रब करिए और अपनी बांह को अपनी आंखों पे टच करना है, फेस पे नहीं रखना। जैसे ही गर्म हो जाए आंखों पे रखिए, आंखें बंद रखेंगे, चश्मा उतर जाएगा फिर 3 महीने में। फिर से करिए एक बार, बहुत छोटा लेकिन बहुत अच्छा अभ्यास। आंखों पे रखिए तुरंत, बहुत लाइट, आंखें मत खोलिए, बाद में खोलेंगे। फिर से रब करिए एक बार, एटलीस्ट 3 टाइम। खाना खाने के बाद फिर बचना तो आप कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हो जाए करिए, आइस पे रखेंगे वो बहुत धीरे धीरे हाथ हटाते हुए स्लोली स्लोली ओपन हो रहा है, धीरे 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 आंखें खोलेंगे, धीरे 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 धीरे। कैसे हैं सभी? बढ़िया। कैसे हैं सभी लोग? वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से एक बार करते हैं। Thank you very much. So how are you feeling now? Yes, sir. Thank you very much, sir, for such an informative and insightful lecture. You gave us the gist of life for our young students. It is very beneficial, and thank you, sir. Thank you very much. रिगार्डिंग प्राणायाम और योगा किसी को कुछ पूछना हो, लाइक कुछ एक्सरसाइज किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। हेडेक के लिए हेड के लिए सिंपल ना, अभी समय आपका ये ब्रेन के लिए सिर्फ इसको रबिंग करनी है। ऐसे रबिंग हेड के लिए रबिंग करिए। और ये थर्ड आई पॉइंट होता है, बिल्कुल ध्यान में नहीं लगता, प्रेस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर थंब से प्रेस करना, बहुत लाइट दीजिए भी थोड़ा प्रेस। लास्ट एंड थर्ड स्टॉपिंग ऐसे तो कल का टैप कीजिए, टैप कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिए आप। नेक डाउन मूवमेंट पे ज्यादा मत रखिए, रखते भी हैं तो स्ट्रेचिंग करिए थोड़ा, ऐसे नेक को थोड़ा करेंगे इसलिए नेक ऐसे कल कल राइट साइड रखिए, आंखें खुली रखिए, लेफ्ट धीरे 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 ऐसे राइट लेफ्ट। आप सभी स्टूडेंट से पढ़ना है, डाउन मूवमेंट नहीं करना आपको, पूरी कोई भी डाउन मूवमेंट मत करिए, ऐसे साइड टू साइड, राइट फिर से राइट लेफ्ट। थर्ड मूवमेंट ऐसे नेक को राइट साइड रखिए, तो हाफ सर्कमफ्लेक्शन करते हुए लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट। देखिए सर्वाइकल बहुत बढ़िया है आपकी, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। धीरे धीरे जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो ये स्लोली स्लोली आंखें खुली रखेंगे और धीरे सिंपल। Thank you. Now